बेसिकली हमारा जो इस्लाम धर्म का इसमें इस लुसेंट का सीरीज़ में चल रहा था, इसमें कुछ पॉइंट हम छोड़े हुए थे, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक से इसको लेकर चल रही हूँ और मैं रिवीजन करा के आप लोगों के लिए चलूँगी, ठीक है। इसमें हम यहाँ तक पढ़े हुए थे, जो सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना पे विश्वास करते हैं, ठीक है। और सुन्ना पैगंबर साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है, ठीक है। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे, ठीक है। कौन थे? अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली ने 661 में हत्या कर दी थी, ठीक है। और अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला यानी इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी, ठीक है। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत रूप से दे दिया था, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन थे? खलीफा थे, ठीक है। इस्लाम जगत में जो खलीफा पद है वो 1924 ईस्वी तक रहा और 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया था, ठीक है। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा था। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन के पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है, यानी ईद का पर्व मनाया जाता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था, ठीक है। 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण धर्म बना। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़े होते हैं। भारत से पक्का जो मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है, मक्का की ओर की दिशा किबला कहता है, ठीक है, उसे किबला कहा जाता है। अब चलते हैं ईसाई धर्म के बारे में, ठीक है। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं और वो प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म जेरूसलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह का माता का नाम क्या था? मेरी, और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए थे, ठीक है। और ईसा मसीह के दो शिष्य थे। कौन थे? एंड्रूज और पीटर। कौन थे? एंड्रूज और पीटर। ईसा मसीह के सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था, ठीक है। ईसा मसीह के 33वीं में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसा मसीह सर का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। ईसाई त्रिव में विश्वास करते थे, वो ईश्वर पिता हो गया और ईश्वर पुत्र हो गया, ईश्वर पवित्र आत्मा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं 12वीं शताब्दी में से जो फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुए। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली को सर्वोत्कृष्ट यानी उदाहरणों में एक पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। कौन थे? जरथुष्ट्र। इनके शिक्षाओं का संकलन जेंधा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद विचार, सद वाचन, सद कार्य, ठीक है। इसके अनुयायी कौन थे? एक ईश्वर यानी अहूर कहे जाते थे। इस धर्म के अनुयायी को अग्नि पूजक यानी अग्नि पूजक भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मगध राज्य का उत्कर्षण। यानी मगध के सबसे प्राचीन वंश क्या है? जो प्राचीन वंश के संस्थापक है वो बृहदत्त है। इसकी राजधानी गिरिब्रज थी। जरासंध जो बृहद का पुत्र था। कौन था? जरासंध बृहद का पुत्र था। हर एक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में यानी बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बैठा था, ठीक है। वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, राजगिरी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हमारा बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे राजधानी बनाया और बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। कहाँ पे? अवंती के राजा जो पुरोधक जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा जो शुश्रूषा के लिए भेजा था, ठीक है। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित करके साम्राज्य विस्तार किया था, ठीक है। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत के बहन महाकोशला से, वैशाली के चेटक पुत्री चेलना से तथा मध्य देश
आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ठीक है, बिम्बिसार कहते हैं उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी और वो 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? हुनिक था। वो प्रारंभ में जैन धर्म के अनुयायी थे और अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था, यानी वरस्कार था। ठीक है, इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर उदयी ने मगध की गद्दी पर बैठा और उदयी ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। वह जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, हरेक वंश का अंतिम राजा उदयी का पुत्र नागदर्शक था। नागदर्शक को उसके जो अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ कर नागदर्शक को उसके अमात्य शिशुनाग ने अपदस्थ कर उसके मगध के शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र हटाकर वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो अकालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया था। ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनम नंद थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश का स्थापना कर डाला, मौर्य वंश। ठीक है, सिकंदर के बारे में जानते हैं। सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था, जिनका पिता का नाम फिलिप था और फिलिप 3059 ईसा पूर्व में वो मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईस्वी पूर्व में कर दी गई थी। ठीक है, सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, और सिकंदर जो भारत का विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ कर दिया। जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर था। कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। उसके बाद चलते हैं। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा और इसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जानते हैं। ठीक है, बितस्ता के युद्ध के नाम से भी इसे जानते हैं। युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। सिकंदर स्थल मार्ग 325 ईसा पूर्व में भारत से लौट गया। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हो गया। 23 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है, सिकंदर का जो जल सेनापति था वो निर्याकस था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो सिकंदर का प्रिय घोड़ा था वो बहुकेफला था। क्या था? बहुकेफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बहुकेफला नामक नगर की बसाया था। ठीक है, नहीं चलते हैं मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश का जो संस्थापक तो क्या थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ठीक है, चंद्रगुप्त जो विशाखकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशाल आसिया निम्न कुल में उत्पन्न हुआ, यानी शब्द का प्रयोग किया गया। घनानंद को घराने में चाणक्य कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से लेकर जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, इसके लिए लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीतिक से है। ठीक है, चंद्रगुप्त जो मगध के राजगिरी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म का अनुयायी था। क्या था? जैन धर्म का अनुयायी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सरौन बेलगोला में नामक स्थान पर बिताया। और चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और इस युद्ध में शांति संस्थों के अनुसार 4 प्रांत लड़े गए थे। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त को दिए गए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हमारे चंद्रगुप्त पॉइंट में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी। ठीक है, जो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने का अवसरों पर शोभा यात्रा जश्न मनाया जाता है। इन्हीं एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके जो अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। कुछ तो अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। ठीक है, इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता था, जो सम्राट सिर के तरह चारों ओर
चारों तरफ चक्कर लगाता था। ठीक है, राजा जो सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे, उनके खाना खाने की पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं और वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में बताएं तो पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीन से घिरा है। ठीक है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलें और घर लकड़ी की और कच्ची ईंटों से बनी है। राजा का महल जो होता है काठ का बना होता है, जिस पत्थर से नक्काशी से अलंकृत किया गया था। ठीक है, आइए चारों तरफ उदाहरणों चिड़ियों के लिए बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस के बीच युद्ध वर्णन किया एपियानस ने किया था। किसने किया था? एपियानस ने। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलागोला में उपवास के दौरान हुआ था। ठीक है, बिंदुसार की बात करते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर राजगद्दी पर बैठा। अमित घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित घात का जो अर्थ है वह शत्रु विनाशक है। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी थे। कलहन की राजधानी जो राजतरंगिणी है से पता चलता है कि वो शैव धर्म का उपासक थे। निगरोध के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, और उसके बाद वायु पुराण में बिंदुसार भद्रसार यानी वारिसार कहा जाता है। ठीक है, स्ट्रोबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत का भेजा। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सेन कहा गया और बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला यानी सिंधु एवं झेलम नदी के बीच हुआ। 2 विद्रोह का वर्णन किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथियनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर, एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक है, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अशोक की बात करें तो अशोक ने बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईस्वी पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम जम सुभदांगी था। दिव्यदान के अनुसार इसमें वर्णन किया गया है उनके माता का नाम सुभदांगी था। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, हमास्की एवं गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अशोक ने अपने अभिषेक में के 8वें वर्ष के लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में है। प्लिनी का कथन है कि मिस्र के राजा जो फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय ने थे पाटलिपुत्र में डियानिसियस नामक एक राजदूत भेजा था कि अशोक के दरबार में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? उपगुप्त के बारे में। ठीक है, उपगुप्त की बात करें तो उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु के अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा दी और आजीविका समुदाय की स्थापना मखली गोशाल ने की थी। किसने किया था? मखली गोशाल ने। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष, बोधगया की 12वें वर्ष, निगाली सागर की 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। ठीक है, अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपाड़, सुदामा तथा विश्व पहाड़ी था। ठीक है, अशोक के पौत्र जो थे कौन थे? दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का उल्लेख किया गया, जिसमें 3 महामात्रों को आजीविकों को हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र एवं पुत्री जो संघमित्रा थी उन्हें श्रीलंका भेजा था। ठीक है, बौद्ध परंपरा और उनका जीवन लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। अब भारत में शिलालेख प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी हो गया, जो ब्राह्मणी खरोष्ठी ग्रीक अरमाइक लिपि प्रयोग किया गया था। ग्रीक अरमाइक लिपि को अभिलेख को अफगानिस्तान से, ठीक है,
और जो खरोष्टी लिपि का अभिलेख है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, और शेष भारत से ब्राह्मणी अभिलेख में मिलते हैं। ठीक है, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाती थी, किधर, दाईं से बाईं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया, शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख में खोज 1750 में जो पोटेटी फैन थेलर ने की थी। ठीक है, इसकी संख्या 14 था। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा किया गया था। अशोक के और शिलालेख उनसे रिलेटेड इनकी बातें। ठीक है, पहला शिलालेख जो इसमें पशु बलि की निंदा की गई थी। ठीक है, दूसरा शिलालेख में इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु की चिकित्सा से व्यवस्था की थी। तीसरा में इसकी राजकीय अधिकारी एवं आदेश दिया गया और वे 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाए, और शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का उल्लेख करें। ठीक है, तीसरा में दिया गया। चौथा में इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह पर धर्म घोष की घोषणा की गई। और 5वें में धर्म महामात्र की नियुक्ति की गई। ठीक है, इसमें आत्म नियंत्रण की शिक्षा दी गई 6ठे में। ठीक है, और 7वें 8वें की मैं बात करती, इसको तीर्थ यात्रा से उल्लेख किया गया है। ठीक है, मेनली जो 9वें अभिलेख है उसमें सच्ची भेंट, सच्ची शिष्टाचार और का उल्लेख किया गया। 10वां में अशोक ने आदेश दिया कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचे। 11वां जो है धर्म की संख्या व्याख्या दी गई। ठीक है, उसके बाद 12वां अभिलेख में हमारा इसमें स्त्री महामात्र की नियुक्ति की गई और सभी प्रकार के विचारों का सम्मान की बात की गई। इसमें कलिंग युद्ध वर्णन एवं अशोक के हृदय में परिवर्तन की बात की गई। इसी में 5 यौवन राजाओं को नामों का उल्लेख किया गया, ये जहाँ उसने धर्म प्रचारक के लिए भेजे। 14वां अब शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो अशोक के स्तंभ लेख की संख्या कितनी है? 7 है, केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, ये 6 अलग अलग स्थानों पर दिया गया है। कितने अलग अलग स्थान पर? 6 अलग अलग स्थानों पर दिए गए थे। ठीक है, प्रयाग जो स्तंभ लेख है वो पहले कौशाम्बी में स्थित है। ठीक है, इस स्तंभ लेख में अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया था। दिल्ली टोपरा की बात करते हैं, यह स्तंभलेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, दिल्ली मेरठ की बात करते हैं, ये पहले मेरठ में स्थित है और स्तंभलेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पर कुछ है कि अवंती राष्ट्र की राजधानी जो थे उज्जैनी थी, कलिंग के तोसली थी, दक्षिणापथ के शुभंगगिरी थी। ठीक है, और प्राचीन पूर्वी प्रांत की पाटलिपुत्र थी। रामपुरा की बात करते हैं, यह स्तंभलेख चंपारण बिहार में स्थापित की गई। इसकी खोज 1882 में कार्लायल द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लौरिया अरेराज। लौरिया अरेराज चंपारण बिहार में है। लौरिया नंद राज्य की बात करें तो चंपारण बिहार में है। इस स्थान पर मोर का चित्र किया गया है। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। ठीक है, और उसके बाद जो अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभलेख है वो लुम्बिनी कर अभिलेख है। ठीक है, इसी में लुम्बिनी में धर्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व के दर को घटा देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार यकुना यानी कंदहार अभिलेख ग्रीक मरमाइक में लिखा गया था। ठीक है, भाषा था। ठीक है, साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता है, जिसे उपधा परिषद कहा जाता है। सम्राट की सहायता से के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12-16-20 हुआ करती थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में शीर्ष अस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे क्या बोला जाता है? महामात्र भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। ठीक है, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितना था? 5, और प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। ठीक है, प्रांतों का जो विभाजन विषय में किया गया था, जो विषयपति के अधीन है। ठीक है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम थी, जिसका मुख्य ग्रामी कहलाता है। ठीक है, अब प्रशासकों के में सबसे छोटा गुप्त थी, वो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं मेगास्थनीज के अनुसार। यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ क्या है। ठीक है, जो मंत्री हो प्रधानमंत्री होते थे, पुरोहित जो थे धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होते थे, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधानमंत्री होता, युवराज जो होते वो
राजपूत होते थे, ठीक है। जो दवारिक थे वो राजकीय द्वार संरक्षक थे। जो अंतर्वेदिक थे वो अंतःपुर का अध्यक्ष थे, ठीक है। समाहर्ता की बात करते हैं, आय का संग्रहता था, ठीक है। सन्निधाता को वो राजकीय कोषाध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रशस्तक यानी कारागार का अध्यक्ष, प्रादेशिक के यानी कमिश्नर, और पौर जो थे नगर का कोतवाल थे, ठीक है। और व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश थे। न्यायिक की बात करते हैं, नगर रक्षक का अध्यक्ष थे। जो कर्मांतिक की बात करते हैं, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष थे, ठीक है। और मंत्री परिषद की बात करते हैं, वो अध्यक्ष होते थे, ठीक है। दंडपाल यानी सेना का सामान एकत्र करने वाला, दुर्गपाल दुर्ग का रक्षा करने वाला, अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षा करने वाला, ठीक है। यहाँ पर मेगास्थनीज की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन को 30 सदस्यों का एक मंडल था, जिसमें 6 समितियां में विभाजित किया गया था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। बिक्री कर के रूप में मूल्य यानी 10वां भाग जो वसूला जाता था उसे क्या बोला जाता था, यानी इसे बचाने वाले मृत्युदंड दिया जाता था, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रो मनाई यानी मार्ग निर्माण अधिकारी था, ठीक है। उसके बाद चलते जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय की सेना का लगभग 50,000 अश्वारोही असैनिक थे और 90,000 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे, ठीक है। यानी कुछ ज़्यादा ही था ये सब। जस्टिन नामक यूनानी लेखक चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज के सारे भारत को रौंद दिया था, ठीक है। यह बात सही भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया और युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यहाँ पर प्रशासनिक समिति है उसके कार्य, यानी प्रथम जो समिति था उसमें उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण किया गया, ठीक है। द्वितीय समिति में विदेशियों को देखरेख की गई, ठीक है। तृतीय समिति में जन्म मरण का विवरण किया गया और चतुर्थ में व्यापार एवं वाणिज्य का देखभाल किया गया। पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण किया गया, ठीक है। षष्ठ में बिक्री का वसूल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट है। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? सेनापति था। और प्लेनिन के नामक यूनानी के लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में जो 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे, ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय यानी 6 समितियां करती थी, ठीक है। और उसके बाद मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन थे। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करके कार्य करने वाले को गुप्तचर को संचार बोला जाता था। क्या? संचार। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। क्या बोला जाता था? राजुक बोला जाता था, ठीक है। सरकारी भूमि को सीता भूमि बोला जाता था और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। मेगास्थनीज को भारत के समाज को 7 वर्गों में बांटा गया। कितने? 7 में 7। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट चलते स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली पहली जो महिला है रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की, ठीक है। और मौर्य शासक 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजाओं जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था उदयदत्त था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी। मगध पर शुंग वंश की नींव हो गया, ठीक है। अशोक राम जो थे बिहार पाटलिपुत्र में थे। उसके बाद चलते हैं ब्राह्मण समाज के बारे में। ब्राह्मण समाज में शुंग और कण्व वंश राजवंश आते हैं, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग थे जिसने मगध पर शुंग वंश का नींव डाली थी। ब्राह्मण जाति के थे, ठीक है। शुंग शासक ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। इंडो यूनानी यानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। अब पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध कराया था। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं भरहुत स्तूप। इसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी। और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की थी। कर्ण वंश की स्थापना सुशर्मा द्वारा हुआ था। कब हुआ था? सुशर्मा द्वारा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है?
सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश यानी सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की, ठीक है। सातवाहन यानी आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किया था, ठीक है। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलुमामी और यज्ञश्री और सातकर्णी, ठीक है। यानी सातकर्णी जो ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था, ठीक है। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे, ठीक है। हाल ने कथा सप्तशती तथा जो गुणाढ्य थे वो बृहद कथा नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोठीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था, ठीक है। सातवाहन अपना सिक्का ढालने की जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था, ठीक है। सातवाहनों के शासकों में सर्वाधिक सिक्के शिक्षा के ही बनते थे, ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम किया था, ठीक है। अब भूमि दान का सर्वचिन्ह जो पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व सातवाहनों के नानाघाट अभिलेख में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है, ठीक है। सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या था? प्राकृत था और इनकी लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन में हमें मातृसत्तात्मक है ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम पर उनके माताओं का नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठीपुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल प्रीतिसत्तांतरक था। इनके राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होते थे, ठीक है। सातवाहन जो थे वो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौमिक को सौंपा था, ठीक है। गौमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी या 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक होते थे, ठीक है। सातवाहनों के महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं वो कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा के गुफा का निर्माण, अमरावती कला का निर्माण, विकास, सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापंथ के स्वामी कहे जाते थे, ठीक है। सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया, ठीक है। चेदी वंश चलते हैं। चेदी राजवंश की बात करते हैं, ये कलिंग के थे, ठीक है। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईस्वी में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ और इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख यानी भुवनेश्वर उड़ीसा में से मिलती है। खारवेल इस वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। जैन मुनियों को लिए उदयगिरी की पहाड़ी से में गुफा का निर्माण करवाया था। भारत के यौन राज्य के बारे में बात करें तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण थे, ठीक है। नेक्स्ट सेल्यूकस के द्वारा स्थापित जो पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य उसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए थे, ठीक है। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए, ठीक है। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डियोडोटस प्रथम ने किया था। किसने किया था? डियोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया के पर डियोडोटस प्रथम के साथ राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस प्रथम जो द्वितीय थे वो एथिडेमस, डेमेट्रियस, मिनांडर और यूक्रेटाइटस, एंटिआलकिडस तथा हर्मिक्स थे, ठीक है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया था। 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने वाला अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। साकल को अपना राजधानी बनाया था, ठीक है। और इसे ही हिंद यूनानी बैक्ट्रिया यूनानी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नेक्स्ट है हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात थे वो मिनांडर थे, यानी 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इनकी राजधानी थी साकल। आधुनिक जो सियालकोट है शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन, नागा अर्जुन यानी बौद्ध धर्म की दिशा ली थी। मिनांडर के प्रश्न पर नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एक पुस्तक के रूप में असंगीकृत हुआ जिसका नाम मिलिंद पनो था, यानी मिलिंद पनो के प्रश्न पर मिलिंद प्रश्न हुआ करते थे, ठीक है। हिंद यूनानी शासक भारत के पहले शासक थे जिन्होंने सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं, ठीक है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने सोने के सिक्के जारी किए थे। हिंद यूनानी
शासकों ने भारत में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनानी का प्राचीन कला चलाई और जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहा जाता है। ठीक है। भारत में गांधार कला का इसका उत्तम उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद चलते यूनानी ने पर्दे प्रचलन आरंभ कर दिया और भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान किया। चूँकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए यह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम शक से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। बेसिकली इसको मैं ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कम से कम क्लास में इसका पूरा जो लूसेंट बुक है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपको आसानी से रिवीजन होता जाएगा। ठीक है। ओके, बाय।